हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसके तहत जो जियोग्राफी की बुक है 10th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। तो वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में कवर करेंगे और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है और अपलोड भी हो चुका है हमारा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और फर्स्ट पार्ट में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तक कंप्लीट कर लिया है। उससे आगे है रिसोर्सेज प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है मैंने उस टाइम बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर काफ़ी अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इन रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, अपने लिए इनका यूज़ करते हैं। बट जो ये रिसोर्सेज है इनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल से मतलब है मेरा कि इन रिसोर्सेज का हम लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का। और उन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब जैसे प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है। उसके अलावा जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उससे ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लेशन है उसकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, मतलब ओजोन लेयर भी हमारी डिप्लेशन की दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये सब प्रॉब्लम्स होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है हम इनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ज़्यादा यूज़ करने का एक नुकसान ये भी है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसके साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं। अब वो कैसे? क्योंकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके हिस्से का रिसोर्सेज अगर हम ही इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उनको क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो हम लोगों को इन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए इन रिसोर्सेज के प्लानिंग की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम इस रिसोर्स प्लानिंग को आज पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रिसोर्स प्लानिंग करनी कैसे कैसे वो अब हम यहाँ देखेंगे। देखो जो रिसोर्स प्लानिंग है इसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब ये रिसोर्स प्लानिंग हमारी नहीं है कि हम ही रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही कर रहा है, नहीं भाई, इसको पूरा कंट्री कर रहा है। क्योंकि जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, जो बेटर यूटिलाइजेशन है, इसकी ज़रूरत पूरे वर्ल्ड को है, ऑल ओवर वर्ल्ड को है। इस अर्थ के ऊपर जितने भी कंट्रीज है ना, इस रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट सभी को, क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सभी कंट्रीज करती हैं। ओके, तो लेकिन जो हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर आपको पता है डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मतलब छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का रीजन हो गया, ये यहाँ पर अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जो हमारा राजस्थान का एरिया, यहाँ पर अलग रिसोर्सेज हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पर अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और इन रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, कि इन रिसोर्सेज का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, और इस बेटर यूटिलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इन रिसोर्सेज की प्लानिंग की ज़रूरत है। जब बेटर प्लानिंग होगी हमारे पास तभी तो बेटर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। जब प्लानिंग ही नहीं है हमारे पास अच्छी, तो हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। देखो रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। लाइफ में हर अच्छे काम को करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस काम का पहले बेटर प्लान तैयार करना पड़ता है। चाहे आप अपना एग्ज़ाम का ही इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो पहले उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा या जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका मान लेते हैं किसी चैप्टर से तो 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और किसी चैप्टर से ओनली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप दोनों को बराबर टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब आप बेटर, आपकी प्लानिंग नहीं है। अब जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आप उस पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आप उस पर कम टाइम दो। ओके, तो इसी प्रकार से इसी को बोलते हैं प्लानिंग करना। और जो हमारे रिसोर्सेज है इनका हमें यूटिलाइज करना है तो हमें इसी प्रकार की प्लानिंग की ज़रूरत है कि जिस रिसोर्सेज की जितनी ज़रूरत है उसका उतना ही यूटिलाइज करें, उतना ही यूज़ करें, और जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है उसको बचा के रखें फ्यूचर यूज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर अभी एक्स्ट्रा दिख रहा है, अभी ज़्यादा दिख रहा है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर उसको हम पूरा यूटिलाइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए, और हमें नहीं होगी तो शायद हो सकता है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको तो कन्फर्म है दिक्कत आएगी उन रिसोर्सेज की। फिर वो कहाँ से लेके आएंगे अपने यूटिलाइज के, उनको जब रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। ओके,
तो इंडिया के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मतलब डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसलिए इंडिया को तो बेटर यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, मतलब बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो रीजन्स हैं, अब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मैंने बताया। तो सेम इसी प्रकार से इंडिया के काफ़ी ऐसे रीजन हैं जो तो रिच इन रिसोर्सेज है, मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रिच। जो रीजन होता है उसको बोलेंगे रिच इन रिसोर्सेज। जो रीजन है वो कैसा है, रिसोर्सेज से रिच है। और इंडिया का सेम कुछ ऐसा रीजन है जो जहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ओके, और कुछ रीजन ऐसा होता है जहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मतलब उस रीजन को बोलेंगे सेल्फ सफिशिएंट। मतलब वो रीजन ऐसा है सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब जितने रीजन जो रिसोर्सेज है उसके रिक्वायरमेंट है उसको, वो सारे के सारे रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए उस रीजन को बोलेंगे सेल्फ सफिशिएंट रीजन इन रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से हमने अभी बताया कि आपको 3-4 प्रकार के रीजन्स पाए जाते हैं। कुछ रीजन्स होते हैं रिच इन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब उसको वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। कुछ रीजन पुअर होते हैं रिसोर्सेज के मामले में, जहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है। और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो मतलब वो रीजन सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब वहाँ पे सारे रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल ले आप कुछ इंडिया के हिस्सों का, जैसे आपको मैप के अंदर दिख रहा है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो रीजन है, यहाँ पर ये जो रीजन है ये कैसा है, रिच इन रिसोर्सेज है। इसको कैसे किस में काउंट करते हैं हम, रिच इन रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर कोयला काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। एक तो जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का रीजन है ना, यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में कोयला पाया जाता है। ओके, और दूसरा कोयले के अलावा भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं यहाँ पर। अब वो कौन कौन से हैं वो कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल हमारा ये मेन मोटिव है कि किस रीजन के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के रीजन में काफ़ी अमाउंट में रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, तो मैप के अंदर देखो जो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो वाटर है वो काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। वाटर भी तो एक रिसोर्सेज है हमारे लिए, इसका भी तो यूटिलाइज़ करते हैं हम अपने लिए, इसको यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो ये भी क्या एक रिसोर्सेज है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। सेम अगर वहीं बात करें राजस्थान की हम, तो राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी काफ़ी अमाउंट में पाई जाती है। बट जब प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की काफ़ी कम कैपेसिटी है, क्षमता है यहाँ पर अभी इस एनर्जी को डेवलप करने की। बट इसका हम पूरा ना यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं अभी तक। इसको हमने वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट इसकी होनी चाहिए उतना डेवलप हमने अभी राजस्थान में सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी को डेवलप किया नहीं है अभी तक वहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पर ये है कि आप मान सकते हो कि रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। बट वहीं अगर बात करें वाटर की, तो अरुणाचल प्रदेश में तो वाटर काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, बट राजस्थान के अंदर वाटर है ही नहीं। तो हो गया ना सेम कि किसी रीजन के अंदर कोई रिसोर्सेज ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है और किसी रीजन में वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे वाटर अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है, राजस्थान के अंदर बहुत कम मिलता है, वहाँ पर वाटर है ही नहीं है, ना के बराबर है। ओके, तो सेम अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख का जो रीजन है आपको पता है पूरे इंडिया से कटा हुआ है लगे ही। और वहाँ पर एक तो हाइट ज़्यादा हो गई और दूसरा ऑलमोस्ट वहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहती है, ढका हुआ रहता है रीजन। तो इस वजह से ये रीजन पूरे इंडिया से कटा हुआ रहता है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कें वगैरह, रेलवे लाइन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होता है सड़कों का, रेलवे लाइन का और इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, ये तो यहाँ पर बिल्कुल है नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ भी ना के बराबर है, जो है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो है नहीं, और इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर और भी किसी प्रकार के रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पर देखो ये रिसोर्सेज तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट पूरे इंडिया से कटे होने की वजह से, अलग होने की वजह से यहाँ पर जो यहाँ का कल्चर है वो अभी तक बेटर डेवलप है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो, दिस रीजन इज़ रिच इन कल्चर हेरिटेज। तो कल्चर हेरिटेज यहाँ पर काफ़ी है, मतलब यहाँ जो इस रीजन को आप बोल सकते हो वेरी रिच इन कल्चर हेरिटेज। बट यहाँ पर वाटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और उसके अलावा बाकी जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उसकी कमी देखने को मिलेगी आपको लद्दाख रीजन के अंदर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो हमारा इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है, इसके अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट मिनरल्स रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और इन रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। देखो बेटर यूटिलाइजेशन का मेरा मतलब ये है कि जैसे कोयला है, अब वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के रीजन में पाया जाता है, बट अब दिल्ली गवर्नमेंट को, हरियाणा को या फिर पंजाब के अंदर कोई गवर्नमेंट है, मान लेते गवर्नमेंट को या फिर किसी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और उसके लिए उसको कोयले की रिक्वायरमेंट है, कोयले की ज़रूरत है। लेकिन अब कोयला झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर पंजाब, हरियाणा या दिल्ली का जो रीजन है यहाँ पर तो कोयला मिलता नहीं है।
तो ये कोयला हम कहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आता है हमारे पास, झारखंड के रीजन से, या फिर जो हमारा ये छत्तीसगढ़ के रीजन हो गया यहाँ से आता है। तो जिस रीजन में जितनी ज़रूरत है उतना वहाँ पे यूटिलाइज करें, उतना यूज़ करें, और एक्स्ट्रा यूज जितना लिमिट से ज़्यादा उसको यूज ना करें, बस इसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हमें रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार से करनी है फ्यूचर के अंदर, और अभी तक पास्ट में हम लोगों ने जो रिसोर्सेज हैं इंडिया के अंदर उनकी प्लानिंग को हम कैसे करते आए हैं उसके बारे में कुछ देखेंगे। तो वैसे तो जो रिसोर्स प्लानिंग है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया है, और इसके लिए हम जो इसकी प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी है अब उनको देखते हैं। देखो जब भी हमें किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, मान लो रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है, तो रिसोर्स की प्लानिंग करने से पहले हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल तो होने चाहिए ना। जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे हमारे पास तो प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे हम। तो रिसोर्स प्लानिंग से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा इनकी प्लानिंग में वो यही रहता है कि हमें पहले तो ये पता करना है कि एक सर्वे करना है हमारे इंडिया के अंदर। जैसे मान लेते हैं पर्टिकुलर एरिया है इंडिया का, एक पर्टिकुलर रीजन है, तो हमें सर्वे करना पड़ेगा। पहले पता करेंगे कि उस रीजन के अंदर ये मटेरियल ये जो रिसोर्सेज हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो रिसोर्सेज के लिए पहले तो हमें रिसोर्सेज का सर्वे करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है। ओके, उसके लिए सर्वे में क्या करेंगे हम, उस चीज़ की मैपिंग करेंगे कि एक तो एरिया डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या है जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। दूसरा, रिसोर्सेज तो चलो ठीक है हमने, क्योंकि अर्थ के अंदर रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ में, मोस्टली जो रिसोर्सेज है वो हमें अर्थ के अंदर से निकालने हैं। कुछ रिसोर्सेज मान लो अर्थ के ऊपर भी हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, कुछ रिसोर्सेज जो अर्थ के अंदर भी हैं। ओके, जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह हो गया। तो जो रिसोर्सेज अब हमें मान लेते हैं रीजन, हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर इंडिया के इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो अब उन रिसोर्सेज की मैपिंग तो हमने कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी क्वांटिटी चेक करेंगे। क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। मान लेते हैं अब हमें पता चलता है कि हमारे इस रीजन के अंदर अर्थ पे, जो अर्थ के अंदर क्या है, पेट्रोल अवेलेबल है, मतलब क्रूड ऑयल है। तो हम क्या करेंगे, मशीनों की हेल्प से पता करेंगे कि भाई कितनी अमाउंट के अंदर है कि नहीं है। मान लो हमने कितना 2 किलोमीटर नीचे क्रूड ऑयल अवेलेबल है हमारी अर्थ के नीचे, हमने क्या किया, ड्रिल कर दिया उसके अंदर। ओके, ड्रिल का मतलब उसमें होल कर दिया अर्थ में, किस लिए, उस पेट्रोल को, उस क्रूड ऑयल को अर्थ से बाहर निकालने के लिए। लेकिन हमने जो ड्रिल किया उसकी कॉस्ट लगभग आ गई 200 करोड़ 200 करोड़ रुपए, और बाद में पता चला कि उसके अंदर जो क्रूड ऑयल है वो 50 करोड़ रुपए का ही है। तो उसमें तो हो गया ना 150 करोड़ रुपए का नुकसान, और टाइम वेस्ट हो गया वो अलग से। तो उसके लिए पहले एक तो हमें उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या है, हमारे पास क्रूड ऑयल अवेलेबल है। सॉरी, क्रूड ऑयल नहीं, मतलब कोई भी रिसोर्सेज है, चाहे वो अर्थ के अंदर हो, ऊपर जैसे भी हो, सोलर एनर्जी की फॉर्म में, विंड एनर्जी की फॉर्म में। तो रीजन पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी उसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे कि जितना कॉस्ट लगने वाली है उतनी अमाउंट में अवेलेबल है भी कि नहीं है, कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसको क्या चेक करेंगे, फिर उसकी क्वांटिटी। और थर्ड क्या चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी, कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे यूज़ के लायक है भी कि नहीं है। कभी इतनी क्वालिटी बेकार हो उसकी कि हम उसका इस्तेमाल ही ना कर सके, यूज़ ही ना कर सके, फिर वो किस काम का, फिर हमारे वो रिसोर्सेज ये नहीं है हमारे लिए वो। क्योंकि रिसोर्सेज तो वो चीज़ है जो हम जिसका अपने लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हमें कोई चीज़ मिली, ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास, और उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो रिसोर्सेज नहीं है हमारे लिए, तो हमारे किस काम का ही नहीं है वो। तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, पहले तो मैपिंग करेंगे। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, इन्वेंट्री के अंदर। तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री करना चीज़ों की। पहले इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि एक तो एरिया डिफाइन करो, उसकी मैपिंग करो कि कहाँ पर अवेलेबल है, फिर उसकी क्वांटिटी चेक करो कितनी अमाउंट में है, और उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि कितनी उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, अच्छी क्वालिटी है, यूज़ करने के लायक है या फिर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो रिसोर्सेज तो हमें पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो उसके बाद उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास, हमें आगे उससे क्या क्या देखेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है सेकंड पॉइंट के अंदर। और टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास स्किल है कि नहीं। स्किल का मतलब नॉलेज, और नॉलेज किसके पास होती है, इंसान के पास। मतलब स्किल मैन पावर है कि नहीं, पढ़े लिखे लोग है कि नहीं है वो जो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। तो पहली तो क्या ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजी और स्किल। और उसके बाद क्या चाहिए, उसको रिसोर्स यूज़ करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह,
कुछ ऐसी है कि नहीं जिसको हम उसमें उसकी हेल्प से यूज़ कर सकें। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था ना आप लोगों को, इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा स्किल हो हमारे पास। तीसरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज़ हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड जो स्टेप होगा वो क्या रहेगा, बेटर प्लानिंग के लिए, कि हमें रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि जो रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का ये है कि जितनी ज़रूरत में है, जितनी रिक्वायरमेंट है तो उतना यूज़ करें। दूसरा कि इस प्रकार से हमें यूज़ करना है कि उससे हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो किसी प्रकार का। तो थर्ड स्टेप में क्या क्या आ जाएंगे, एक तो रिसोर्सेज जो हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, हाँ जो रिसोर्सेज है उसका डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए बेटर। और दूसरा नेशनल डेवलपमेंट भी हो। रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हमें इस प्रकार से यूज़ करना है कि जो हमारा एनवायरनमेंट वगैरह है उसको अफेक्ट ना करे, और साथ साथ इतना यूज़ भी करना है कि जिससे हमारा कंट्री, जो हमारा देश है वो डेवलपमेंट कर सके, वो भी धीरे धीरे डेवलप होता रहे। तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग की जो ये एफर्ट्स है, ऐसा नहीं हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमारी जो इंडिया है, हमारा कंट्री 1947 में जब आज़ाद हुआ था, और हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट प्रधानमंत्री बने थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम पीरियड से ही क्या हुआ था कि रिसोर्सेज की प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई थी इंडिया के अंदर। वो कैसे की गई थी कि ये क्या होता था उस टाइम पर, हर 5 साल के बाद, मतलब आज क्या किया जाता था कि रिसोर्स की प्लानिंग कर ली जाती थी कि इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, और नेक्स्ट 5 ईयर तक उनको सेम उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे, यूज़ करते थे, सेम प्लानिंग का इस्तेमाल करते थे। और आफ्टर 5 ईयर्स अगेन दोबारा से उनकी प्लानिंग की जाती थी। मतलब हर 5 साल के अंदर प्लानिंग की जाती थी। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो कब आया गया था, जो हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो जस्ट आज़ादी के कुछ टाइम के बाद 1951-52 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया गया था। उसके तहत बस यही था इन 5 ईयर्स प्लान के अंदर कि इन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो हमारी इंडिया के अंदर जो ये रिसोर्सेज है इनके बेटर यूटिलाइजेशन के लिए और हमारी कंट्री के बेटर डेवलपमेंट के लिए जो ये रिसोर्सेज था इनको किस प्रकार से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने 5 ईयर्स प्लान लॉन्च किए थे, और उसके लिए क्या बना रखा था, कमीशन बना रखा था, जिसको बोलते थे प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन था, उसका काम ही होता था कि एक प्लानिंग तैयार करनी है, प्लान तैयार करना है, जिसके हेल्प से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। और ये प्लान 5 साल के लिए बनाया जाता था, और नेक्स्ट मतलब जैसे उसके 5 साल कंप्लीट होते थे तो फिर अगेन से एक प्लान तैयार कर दिया जाता था। वो प्लान अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू रहता था। अभी तक जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लागू किया गया था, शायद 1950 और 52 के अप्रोक्सीमेट लागू किया गया था, मतलब उससे स्टार्ट किया गया था, आप ये समझ सकते हो। और अभी 2012 से 2017 तक 2017 तक चला था 12th 5 ईयर प्लान, मतलब 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा था, जो कब स्टार्ट हुआ था 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक चला था। लेकिन अभी जो 2014 के अंदर आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, तो बीजेपी ने आने के बाद इन 5 ईयर प्लान्स को बंद करवा दिया। तो 2017 के बाद ये 5 ईयर्स प्लान बंद हो गए। उसके बाद लगभग अब 2021 चल रही है, 2021, अभी तक कोई 5 ईयर प्लान लागू नहीं किए गए। और उसके पीछे रीज़न है कि जो प्लानिंग कमीशन था जिसका ये कार्य था कि वो इन 5 ईयर्स प्लान को लागू करते थे, लॉन्च करते थे, उसको उस प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, मतलब उस प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। और उसके जगह पे एक नई बॉडी गठित कर दी गई जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। वो फिर कभी आपको पढ़ने को मिलेगा। जस्ट मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया इसके बारे में कि प्लानिंग कमीशन किस प्रकार से होता है। इंडिया के अंदर इंडिया में भी हम इन रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं। तो जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 2012 में लॉन्च किया था 12वां 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, और वो कब तक चला था 2017 तक। बस उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं किया है। और जो प्लानिंग कमीशन था जिसका कार्य ये होता था इन 5 ईयर प्लान्स को लागू करना, उसको भी हटा दिया गया है। ओके, देखो जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है ना, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर किसी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल है तो उस कंट्री के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे वो कंट्री अपना डेवलपमेंट कर सकती है। जैसे कि मैं अगर आज की डेट में बात करूं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, उनके इलेक्ट्रिक कारों के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? मान लेते हैं बैटरी की रिक्वायरमेंट है, और बैटरी को बनाने के लिए लिथियम की रिक्वायरमेंट है। और लिथियम इंडिया के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही अवेलेबल है, जितना हमें ज़रूरत है उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिथियम को बाहर की कंट्री से परचेज़ करना पड़ेगा।
या तो परचेज़ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया के अंदर जो ये पेट्रोल डीजल की कारें हैं इसको हम इलेक्ट्रिक कार के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर बाहर से परचेज़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो ये रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंट्री के अंदर किसी भी देश के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो कंट्री अपना डेवलपमेंट कर सकती है। नहीं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ साथ उस कंट्री के अंदर उन रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल, और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रिसोर्सेज होने के बाद भी आप अपनी कंट्री का या कंट्री अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार के बहुत एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि कोई एरिया है, पर्टिकुलर रीजन है, वो रिच इन रिसोर्सेज है, मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन वो एरिया डेवलपमेंट के मामले में क्या है, काफ़ी पुअर है, मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट ना के बराबर है। या फिर ये कह सकते हो वो जो रीजन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो यही तीनों चीज़ों की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप, जब तक ये वहाँ पर नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज होने के बाद भी आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हो। और काफ़ी रीजन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो रीजन काफ़ी डेवलप हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डेवलप है। रिसोर्सेज भले ही ना हो लेकिन टेक्नोलॉजी है, स्किल है, उसके अलावा और जो इंस्टीट्यूशन सेटअप है वो काफ़ी डेवलप है। ओके, तो इन बेस पे वो रीजन्स क्या होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी ना के बराबर अवेलेबल है, और वहाँ पर जो है जो वो रीजन है वो काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, या फिर वेल डेवलप्ड बोल सकते हो उसको। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना हमारी, तो हिस्ट्री हमें इस बारे में काफ़ी जानकारी देती है। जब हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इनके इस जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में, इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। मतलब क्या है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, जो मतलब विदेशी आक्रमण होते थे किसी भी कंट्री के ऊपर, तो पर्टिकुलर उसी रीजन में हुआ करते थे जहाँ पर जो रीजन रिच इन रिसोर्सेज है, मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल है। क्यों? जो कोई भी विदेशी आक्रमण या फॉरेन इन्वेडर्स क्यों हमला करते थे, फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, क्यों होते थे भाई? इन रिसोर्सेज के लिए तो आते थे, उनको और क्या चाहिए वहाँ पर? पैसे के लिए आक्रमण करते थे, पैसे के लिए अटैक करते थे। अब इंडिया के अंदर ही अगर मैं बात कर लूँ, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनी, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, इन्होंने काफ़ी बार जो गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है उसको काफ़ी बार लूटा। क्यों आते थे उसके लिए? क्योंकि उनको सबको पैसा चाहिए होता था। मतलब ये है कि जो भी फॉरेन इन्वेडर्स होते थे वो उसी एरिया के अंदर होते थे, उसी रीजन में होते थे जो रिच इन रिसोर्सेज है, मतलब जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में है। होता क्या था कि जो ये कॉलोनाइजिंग कंट्रीज से जो किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करते थे और वहाँ पर जाकर क्या करते थे, वहाँ के जो उस कॉलोनी के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज करते थे, उनका यूटिलाइजेशन करते थे अपने फ़ायदे के लिए। ओके, देखो हुआ क्या था कि जो ये कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी जो काफ़ी एक, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर काफ़ी टाइम कंट्रोल किया है, इंडिया पे राज किया है। उससे पहले पुर्तगाल भी इंडिया के अंदर आए थे, स्पेन वगैरह भी। तो काफ़ी ये जो ईस्ट साइड से यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी आई थी, इन्होंने इंडिया के ऊपर काफ़ी टाइम तक कंट्रोल किया है, काफ़ी टाइम तक राज किया है। तो ये क्या करते थे, जो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल्स है, मतलब जो रिसोर्सेज है इंडिया के, उनके वहाँ पर क्या था, उस टाइम तक टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। सबसे जो पहली चीज़ थी, ये क्यों कर पाते थे ऐसा? क्योंकि इनके देशों के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। अभी मैंने बताया ना, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो टेक्नोलॉजी की, स्किल की और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की। तो स्किल तो इनके पास थी, स्किल का मतलब ये लोग पढ़े लिखे थे, इनको नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी। दूसरा टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे अपने वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, स्पेन में, पुर्तगाल में, जहाँ पर भी ये अपना यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, तो उसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप कर चुके थे वहाँ पर। और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद उन्होंने वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी कर लिया था। इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा ली थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी थी। तो वो क्या करते थे कि इंडिया से, जो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल, आपको पता है उस टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे कि इंडिया के अंदर ये जो रॉ मटेरियल्स है ये काफ़ी अमाउंट में मिलता था, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं था, वहाँ नहीं मिलती थी सब चीज़ें। ये रिसोर्सेज जो अवेलेबल है ना, ये हमारे देश के अंदर था, वहाँ रिसोर्सेज नहीं थे उन लोगों के पास। तो वो इसीलिए दूसरे देश के ऊपर, हमारे इधर कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने अटैक किया, कंट्रोल किया, और यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स है, जो रिसोर्सेज हैं,
उनको अपने देश के अंदर लेके जाते थे, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और उसको 3 गुना 4 गुना मतलब और डबल से पर मान सकते हो कि 5-6 गुना रेट के अंदर उन्हीं को वापस इंडिया के अंदर या फिर दूसरे वर्ल्ड के अंदर बेचा जाता था उसको। और इस प्रकार से वो मतलब ये समझ सकते हो कि उन्होंने इस प्रकार से काफ़ी पैसा कमाया है। और इंडिया का जो रॉ मटेरियल है सारा का सारा जो रिसोर्सेज है, मोस्टली रिसोर्सेज का उस टाइम पर उन्होंने दबा के इस्तेमाल किया है। हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम तक ऐसा नहीं है कि ऐसा जो आज़ाद हुआ ना इंडिया, उस टाइम तक 1947 तक इन लोगों ने इंडिया का जो रिसोर्सेज है उनको ज़्यादातर निचोड़ लिया था, मतलब मोस्टली रिसोर्सेज का दबा के यूज़ कर लिया था इन लोगों ने हमारे यहाँ पर। ओके, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए ना आपको 3 जो रिक्वायरमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी स्किल हो गया, इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गया, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और ये चीज़ें उस टाइम तक इंडिया के अंदर थी नहीं। इंडिया के लोगों के पास उस टाइम तक ये टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे पास नहीं थी इतनी। ये टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है ना ब्रिटेन के अंदर, तो उन लोगों के पास पहले आई थी और उसी की वजह से उन लोगों ने हमारे सभी रिसोर्सेज का या फिर जो भी समझ सकते हो जितना भी रॉ मटेरियल्स है इन सब चीज़ों को दबा के यूज़ किया है उन लोगों ने। मतलब कहने का ये है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ जो ये रिसोर्सेज हैं, अगर किसी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो कंट्री अपना डेवलपमेंट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज हैं आपके पास, अच्छी बात है। रिसोर्सेज होने के बाद आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, मतलब स्किल होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप होनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो कहाँ से आएगा? तब आपके पास पैसा होंगे, आप लगाओगे तभी तो आप इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब वो रिसोर्सेज आपके कुछ काम के हैं और तभी आप अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो रिसोर्सेज है वो किसी भी देश की या कंट्री या जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो उनका ओवर यूटिलाइजेशन है, लिमिट से ज़्यादा यूज है उनका, वो उस देश के लिए हानिकारक भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। मतलब उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम्स हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, मतलब सोशल से रिगार्डिंग, इकोनॉमी से रिगार्डिंग। ओके, और उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं से निपटने के लिए इनका जो इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं इनसे निपटने के लिए जो हमें इस रिसोर्सेज है इनका कंजर्वेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये रिसोर्स कंजर्वेशन की जो समस्या है ये अभी से स्टार्ट नहीं हुई कि हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। ये जो हमारे पुराने टाइम से, मतलब पास्ट से चीज़ें चली आ रही है कि जो हमारे आज से 50-60 साल पहले जो मेन कंट्री जो लीडर्स थे, देश के बड़े बड़े नेता थे या फिर और भी काफ़ी जो लोग थे जो इन रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस या इन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को समझते थे, उन लोगों को ऑलरेडी पता था इनके बारे में कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अगर इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो महात्मा गांधी जी जो उस टाइम महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी नीड, हर इंसान की ज़रूरत के लिए तो है, बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, मतलब लालच के लिए नहीं है। देखो महात्मा गांधी ने ये बात कब कही थी? आज से 70-75 साल पहले बात बोली थी कि लालच के लिए नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, बट हर इंसान की ज़रूरत के लिए तो है। मतलब ये उनका ये था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। अब वो लोग भी समझते थे आज से 70-75 साल पहले इन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस, इन रिसोर्सेज का महत्व, और ये चीज़ें आज हम किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं। आज से 70-75 साल पहले के जो लोग थे उनको भी इनकी इंपॉर्टेंस पता था कि अगर इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लेकिन वही है कि किसी भी देश ने, सब कंट्रीज क्या चाहती हैं, सिर्फ अपना डेवलपमेंट करना चाहती हैं, बट उस डेवलपमेंट की वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, उस पर फोकस कोई नहीं करना चाहता। अभी भी इन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इंक्लूडिंग मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया, कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री पे इतना फोकस नहीं करता है। ओके, जब भले ही चाइना हो, यूएस वगैरह हो, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये कोई भी फोकस नहीं करता है। और जो ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल जो काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं, मैंने 1-2 रिपोर्ट्स इसके पास शेयर भी की हैं, और इस प्रकार की जो काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं जो ये बताती हैं कि अगले 20 से 30 साल के अंदर जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा ना, तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लगभग 4 डिग्री तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मैंने शायद इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी लिया हुआ है, शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन के इशू के ऊपर।
और ये जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे और आपकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, हम लोग नहीं खड़ी करते, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो नहीं खड़ी करते ये प्रॉब्लम्स। तो वो जो लोग हैं ना आज की डेट के अंदर, जो कुछ सिर्फ लिमिटेड 1% भी नहीं होंगे, आप ये समझ सकते हो, कुछ लिमिटेड लोग हैं जो लालची स्वार्थी टाइप के जो व्यक्ति हैं, या फिर आप ये समझ लो कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी, जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार के जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसके पीछे उन सब का काफ़ी बड़ा रीजन है। और मैं बात उन लोगों की क्यों बात कर रहा हूँ कि वो जो 1% लोग हैं जो क्या करते हैं, कुछ 1% जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स है वो इन रिसोर्सेज का, अभी जैसे हमने प्रीवियस ईयर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के हाथों में होता है, वही उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, दबा के इस्तेमाल करते हैं। देखो अब हम और आप लोग तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब अर्थ के अंदर से चाहे आप कोयला का निकाल रहे हो, उनका यूज़ कर रहे हो, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जो इनके मालिक हैं, वो उन लोगों के हाथ में होता है इनका कंट्रोल, या फिर गवर्नमेंट के हाथ में होता है इनका कंट्रोल। तो वो जैसे मर्जी उसे उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो कंट्रोल होता है सब कुछ उन लिमिटेड लोगों के हाथ में होता है। 0.5% या 1% लोग हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो यही कहा जाता है कि इसके अंदर जो ये 1% लोग हैं, इनका जो लालच है, इन कुछ % लोगों के लालच की वजह से जो हमारी अर्थ के ऊपर इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये भी उसके अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। महात्मा गांधी जी है वो तो हमेशा इस मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ की जब प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन का मतलब जब उस चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं तो दबा के बनाते हैं उस चीज़ को। कि आज हम लोगों ने अगर किसी कंपनी ने कोई गाड़ी बनानी स्टार्ट कर दिया, फिर कोई पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट उठा लो आप, जो मर्जी आपका, उस प्रोडक्ट को और मोबाइल को बनाना स्टार्ट किया तो मोबाइल को दबा के बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन, कि इतना बनाओ, लिमिट से ज़्यादा बनाते हैं उसको हम। मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि उसको इतना ज़्यादा बनाओ लिमिट से, मतलब लिमिट से बाहर बनाओ उस चीज़ को, दैट इज़ मास प्रोडक्शन। बट महात्मा गांधी हमेशा इस मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, और उनका कहना था कि मास प्रोडक्शन को ना करके हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। प्रोडक्शन बाय द मासेस का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है वो मासेस मतलब जनता के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाए, बनाया जाए। आजकल क्या है, रोबोट है कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ लगी हुई हैं, क्या करते हैं, इंसानों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसके अंदर, बस रोबोट लगे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, और रोबोट की हेल्प से क्या होता है कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी थे। और उन्होंने बोला था प्रोडक्शन बाय मासेज होने चाहिए, मतलब जनता के द्वारा प्रोडक्शन हो। तो उससे क्या होगा, एक तो लिमिटेड प्रोडक्शन होगी, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोड्यूस कर सकेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाएंगे, चीज़ें कम होंगी, अर्थ जो हमारा प्लेनेट है वो भी सेफ़ रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहेगा, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी बचे रहेंगे इस प्रकार से। ओके, फ्यूचर यूज के लिए भी बचे रहेंगे। और इस प्रकार की जो आज की डेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, एनवायरनमेंट के इश्यू हो, ये सब चीज़ें, इन प्रॉब्लम से भी हम कहीं ना कहीं सेफ़ रहेंगे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। तो फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या था कि जो क्लब ऑफ रोम था, उन्होंने इस चीज़ की वकालत की थी, किसकी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कब, 1968 के अंदर। उसके बाद 1974 के अंदर जो गांधीयन फिलोसफी थी उसको भी प्रेजेंट किया था। सुमेश नाम के कोई थे, इन्होंने अपनी एक बुक थी, उसमें जो बुक का नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो इस स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के अंदर इस सुमेश सर थे, इनकी कोई बुक थी, इन्होंने जो गांधीयन फिलोसफी थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, उसको अपनी इस बुक के अंदर प्रेजेंट किया था। आफ्टर दैट एक और रिपोर्ट का सबमिट की गई थी, उसका नाम है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। और इस रिपोर्ट के बिहाफ पर ही जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, मतलब इसको लाया गया था यहाँ से। और ये बाद में ये जो पूरा है इसको पब्लिश किया गया था इस बुक के अंदर, आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर, जो ये पूरी रिपोर्ट थी इसको आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर पब्लिश किया गया था। और आफ्टर दैट इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारा रियो डी जेनेरियो को सबमिट हुआ था 1992 में, उसका भी काफ़ी योगदान रहा है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए गए हैं। आपकी बुक में दे रखे हैं स्टेप, आप देख सकते हो इनके बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा वो है दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज। तो आपको पता है लैंड भी हमारे लिए क्या एक रिसोर्स ही है, क्यों, इसका हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और हम इसी लैंड पर हम लोग रहते हैं। और जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो सब हम इस लैंड पर ही परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा भी और इस लैंड के डिफरेंट यूज है, काफ़ी सारे यूज है हमारे लिए। तो ये जो लैंड है एक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ओके,
और ये काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया कि जो भी हमारी वेजिटेशंस वगैरह है, जो हमारी जो भी चीज़ें हैं वेजिटेशंस के रिगार्डिंग, चाहे वो आपके फॉरेस्ट कवर हो गई या फिर इसके अलावा जो भी कुछ है, वो सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है और ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एवरीथिंग। आपको पता है सभी चीज़ें इस लैंड के ऊपर ही होती है। फॉरेस्ट कवर हो गया आपका, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, उसके अलावा और वाइल्ड लाइफ हो गया, सब कुछ इस लैंड के ऊपर ही होता है। तो ये सब चीज़ों को सपोर्ट करती है लैंड। ओके, उसके अलावा जो लैंड है वो हमारे, लेकिन देखो लैंड क्या है, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड होता है इसका। इसका मतलब है कि जो लैंड है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि लैंड हमारे पास अनलिमिटेड है, हम जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल कर लें। नहीं, लैंड एक लिमिटेड है, इसलिए हमें इसका सावधानी से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अनलिमिटेड नहीं है हमारे लिए, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, इसलिए इसका बेटर यूटिलाइजेशन ज़रूरी है, मतलब सही तरीके से इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। एक केयरफुल प्लानिंग के साथ, मतलब एक अच्छी प्लानिंग से हम जो लैंड है उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वेरियस पर्पज़ के लिए। जो हमारे अलग अलग पर्पज़ हैं, उन वेरियस पर्पज़ के लिए एक अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, केयरफुल या फिर बेटर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। जब हमने आपको लैंड के बारे में जो पढ़ा था, हम लोगों ने प्लेट्यूज, माउंटेन्स या प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो लैंड का सरफेस है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है, मतलब जो हमारा लैंड एरिया है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ फीचर्स अवेलेबल हैं। मतलब डिफरेंट क्या है, भू आकृतियाँ हैं, जैसे कि प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए। तो इस प्रकार से लैंड के ऊपर क्या है, डिफरेंट रिलीफ्स हैं। और अगर इनमें से बात करें तो देखो जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें शो की हुई है कि इस लैंड के ऊपर कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज रेशो किसका कवर है। तो जो प्लेन है वो इस अर्थ की जो हमारी लैंड एरिया है उसके टोटल के 43% के ऊपर क्या कवर है, प्लेन्स है। मतलब जो 43% एरिया है वो प्लेन है। उसके अलावा जो 30% एरिया है इस टोटल लैंड का, दैट इज़ माउंटेन्स। और जो 27% एरिया है वो प्लेट्यूज है। किससे कवर्ड है, प्लेट्यूज से कवर्ड है। तो जो हमारी टोटल लैंड एरिया है उसके ऊपर कितने फीचर्स अवेलेबल है, रिलीफ फीचर्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू के अंदर हम लोगों ने इनको डिवाइड कर रखा है। तो टोटल लैंड एरिया का जो 43% है दैट इज़ क्या है, प्लेन्स है, उसका 30% माउंटेन्स है और 27% किससे कवर्ड है, प्लेट्यूज से कवर्ड है। तो जब हमने इनका जो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको प्लेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में आपकी 6th क्लास और 7th क्लास के बारे में, 6th और 7th में आप इनमें डिटेल से पढ़ चुके हो। जो हमारा ये प्लेन्स है 43% जो एरिया कवर्ड है लैंड का, ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए बेटर है। क्योंकि जो प्लेन एरिया है यहाँ पर सड़कें बिछा बनाना, रेलवे लाइन बनाना, इंडस्ट्रीज़ लगाना या फिर एग्रीकल्चर वगैरह करना ये आसान होता है। तो ये इसके लिए क्या होता है, बेटर होता है। उसके अलावा जो हमारा 30% एरिया कवर्ड है माउंटेन से, तो जो माउंटेन्स होती हैं उससे आपको पता है हमारी जो रिवर्स निकलती हैं, और जो मतलब पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती हैं इनसे, मतलब जो 12 मासी फ्लो करने वाली रिवर्स निकलती हैं, मतलब ऐसी नदियाँ जिनमें पूरे 12 महीने पानी रहता है। तो वो सब रिवर्स कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है। आपको पता है हिमालय से निकलने वाली काफ़ी रिवर्स, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इंडस हो गई। उसके अलावा और भी काफ़ी रिवर्स हैं जो हिमालय माउंटेन से निकलती है और उनमें पूरे साल पानी रहता है। उसके अलावा जो 27% एरिया कवर्ड है किससे, प्लेट्यूज से। तो प्लेट्यूज के बारे में जब हमने पढ़ाया था तो मैंने 6th 7th क्लास की जब लेक्चर्स लिए थे क्लासेस के ज्योग्राफी के, तो बताया था कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो रिच इन मिनरल्स होते हैं। मतलब इनके अंदर काफ़ी अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, मिनरल्स, ये सब मिनरल्स के अंदर मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी अमाउंट में, मतलब रिच अमाउंट में पाई जाती है किसके अंदर, प्लेट्यूज के अंदर। कह सकते हो कि जो प्लेट्यू होते हैं वो रिच इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में भरपूर होते हैं। आप लोगों ने अगर 6th 7th क्लासेस की जो जियोग्राफी है उसको अच्छे से पढ़ा है तो ये सब चीज़ें, प्लेट्यूज, माउंटेन्स वगैरह, ये बेसिक्स इनका ना वहीं ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। यहाँ सिर्फ अगर आपने वो 6th 7th 8th की अगर बुक अच्छे से कवर की है तो उससे एक्स्ट्रा इन बुक से जो 10th क्लास में इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है। हल्का फुल्का थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा दे रखा होता है। बाकी अगर आपने वो कवर किया है तो आप इजीली इसको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो आसानी से। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, कि हम जो लैंड हमारे लिए क्या एक रिसोर्स है, इसका हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किन किन चीज़ों के अंदर हम लैंड का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ लैंड का इस्तेमाल करते हैं और किस किस प्रकार की लैंड है। देखो पहले तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर चार्ट की हेल्प से भी, एक ग्राफ की हेल्प से भी इनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो इंडिया है का जो टोटल लैंड है उसका कितना %, अभी जो हम चीज़ देखेंगे कितना % किस चीज़ के अंदर कवर्ड है, उसको एक चार्ट के हेल्प, ग्राफ की हेल्प से थोड़ा समझेंगे।
तो पहले तो फॉरेस्ट है, तो आपको पता है लैंड के ऊपर हमें कुछ जो लैंड एरिया है जिसके अंदर क्या होते हैं, फॉरेस्ट कवर होता है। उसके अलावा जो सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब लैंड का वो एरिया, कुछ ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के पर्पज़ से यूज नहीं कर सकते हम उसका, मतलब वो कल्टीवेशन के पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं होती है। तो वो किस प्रकार की होती है, एक तो बैरन और वेस्ट लैंड जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं, उसका हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेकंड है उसी के अंदर जिसको हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में। एक तो हो गई बंजर भूमि, दूसरा जो सेकंड है वो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी लैंड जिसके ऊपर हम खेती वगैरह नहीं करते हैं। तो और क्या यूज़ करते हैं उसका हम, जैसे बिल्डिंग बना दी उसके ऊपर हम लोगों ने, रोड बना दिया, कुछ फैक्ट्रीज लगा दी, कुछ इंडस्ट्रीज लगा दी। तो इस पर्पज़ के लिए जिस लैंड का यूज़ किया जाता है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसका हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, देखो एक तो जाहिर सा हो गया, उसके अंदर एक तो बंजर भूमि हो गई, उस पर हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उस पर जो एग्रीकल्चर वगैरह होगी नहीं वो, तो वहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और दूसरी जो है जिसके ऊपर हमने बिल्डिंग बनानी है, रोड बनानी है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो ये सब इसी कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड जो पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एक तो अभी जो पढ़ा हमने सेकंड पॉइंट, इसके अलावा भी कुछ और लैंड ऐसी बच जाती है जो अनकल्टिवेटेड है, मतलब जिसके ऊपर हम खेती नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लेकिन वो लैंड क्या है, फैलो, मतलब वो बंजर भूमि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो बैरन लैंड है, जो बंजर भूमि है हमारी, उसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, सेकंड में। अब जो थर्ड वाली कैटेगरी रख रहे हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी कि उन पे हम कल्टीवेशन क्यों नहीं कर सकते। एक तो होती है परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ ऐसी भूमि होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं हमारे जो पशु वगैरह ना वो चारा चरते हैं। तो आपको पता है कुछ ऐसी लैंड है, ऐसी जगह छोड़ दी जाती है जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते, बट वो एरिया किसके लिए होता है, हमारे जो पशु वगैरह होते हैं उनके चरने के लिए जगह छोड़ दी जाती है कि इतना एरिया है, इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर नहीं करेगा, खेती पर्पज़ से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ पशुओं के चरने के लिए है। यहाँ पे जो भी घास वगैरह जो भी वो कुछ ग्रो करेंगी वो सब पशुओं के लिए होंगी। आप वहाँ पे जो आवारा पशु या जो खुले पशु वगैरह घूमते हैं वहाँ पे, या फिर कोई भी व्यक्ति जैसे किसी के, आज की डेट में तो शायद हो सकता है कि इस तरीके की लैंड आपको देखने को ना मिले, पर पहले होती थी, उसमें खुली जगह होती थी, उसके अंदर ले जाके लोग अपने से पशु वगैरह छोड़ देते, उसमें वो पशुओं के चरने के लिए ओपन एरिया होता था, उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब तो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर जो बी पार्ट है, एक तो हो गया कुछ ऐसी परमानेंट लैंड है जो पशुओं के चारे के लिए है, दूसरा है कुछ विभिन्न प्रकार के जो ट्री हैं या फिर कुछ फसलें हैं या फिर कुछ आप ये कह सकते हो कि कुछ मिसलेनियस ट्रीज मान लेते हैं, कुछ ऐसे अलग ट्रीज हैं जिनके लिए कुछ लैंड को फिक्स कर रखा था, मतलब जिसके ऊपर हम उसको जो नेट शोन एरिया है हमारा, जो बोया गया क्षेत्र है, उसमें हम उसको शामिल नहीं कर सकते, मतलब उस पर कुछ डिफरेंट प्रकार के ट्री ग्रो कर सकते हैं, हम ट्री लगाएंगे या फिर कुछ मिसलेनियस ट्री उगाने हैं उस पर हम, लेकिन उसको बोए गए क्षेत्र के अंदर हमें शामिल नहीं करना है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर उसको हम शामिल नहीं करेंगे। वैसे उसके ऊपर ट्री वगैरह लगा रखे हैं, पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, जैसे मान लेते हैं सफ़ेदे की खेती कर ली किसी ने, अब 2 किले के अंदर 2 एकड़ के अंदर क्या किया, उसमें सफ़ेदे लगा दिए, ओके, या फिर इस तरीके का कोई और पेड़ लगा दिए जो आज लगाए हैं 10-15 साल के बाद कटेंगे, ओके, तो ऐसे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो लैंड होती है उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में काउंट नहीं करते हैं, बट हाँ एक पेड़ लगा रखे हैं उसके ऊपर डिफरेंट या मिसलेनियस कोई ट्री लगा दिए और उसको छोड़ दिया हमने। सी पॉइंट जो आता है थर्ड पॉइंट के अंदर वो है कि जो ऐसी लैंड, मतलब एक तो कल्टीवेटेड लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर की लैंड है जिस पे कल्टीवेटेड करते थे, पहले खेती वगैरह की जाती थी, कल्टीवेटेड लैंड है, बट पिछले 5 साल से उस पर खेती वगैरह नहीं की गई है, पिछले 5 साल से वो जगह वो लैंड खाली पड़ी है, मतलब कोई ऐसा खेत जिस पे हम खेती करते थे लेकिन वो खेत पिछले 5 साल से क्या है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ये देखो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आपको, जब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे ना, अभी देखेंगे कुछ देर बाद, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक पॉइंट लिखा मिलेगा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, तो उसके अंदर आपको समझना होगा कि उसके अंदर ऐसी ऐसी ज़मीन आती है उस चार्ट के अंदर, ओके। तो जो 4th नंबर पे आता है फैलो लैंड, तो 4th नंबर पे कौन सी है, फैलो लैंड, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं प्रतिभूमि। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स, 2 तरीके की ज़मीन को इसके अंदर रखते हैं। पहला तो वो
जो मतलब हम लोगों ने जिस लैंड के ऊपर एक ऐसा खेत है जिसके ऊपर पिछले या तो पिछले 1 साल से कुछ ना बोया हो, मतलब पिछला 1 साल से वो खेत खाली पड़ा हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उसमें पिछले 1 साल में एक फसल बोई थी हम लोगों ने, लेकिन दूसरी फसल ना उगाई हो, मतलब वो पिछले 6 महीने से खाली पड़ा हुआ है। मान लेते हैं 1 साल के अंदर 2 फसलें होती है उसमें, तो एक फसल तो उगाई उसके अंदर, उसके बाद पिछले 6 महीने से वो खेत खाली है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? फैलो लैंड के अंदर। जो बी पॉइंट आता है इसके अंदर, मतलब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी तरीके की ज़मीन को हम फैलो लैंड में रखते हैं, वो कौन सी होती है कि ऐसी ज़मीन या ऐसा खेत जो अनकल्टिवेटेड है, मतलब उसको नहीं बोया गया है पिछले 1 से 5 साल के अंदर, पिछले 1 साल में या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उसको बोया ही ना गया, उसके अंदर कभी खेती ना की गई हो, तो उसको रखेंगे फैलो लैंड के अंदर। क्योंकि जो 5 साल से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है उसको किस में रखते हैं हम? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर, जो तीसरा पॉइंट पड़ा था ना उसके अंदर। तो 5 साल से ज़्यादा लंबे में से अगर कोई खेत खाली पड़ा हुआ है जिसमें हमने कभी खेती नहीं किया है, एग्रीकल्चर नहीं किया है, अनकल्टिवेटेड है, तो उसको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर रखते हैं। और जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल से खाली पड़ा हुआ है उसको किस में रखते हैं? फैलो लैंड के अंदर। अब जो नेक्स्ट और लास्ट जो 5 पॉइंट है इसका, उसमें आता है नेट सोन एरिया, मतलब टोटल बोया गया क्षेत्र, कितने क्षेत्र के ऊपर, जो पूरे इंडिया के अंदर कितना क्षेत्र के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, उसको रखते हैं 5th नंबर पॉइंट में। उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसके अंदर उस एरिया को शामिल किया जाता है जो 1 साल में एक बार से अधिक उसके ऊपर, मतलब 1 से अधिक उसके ऊपर फसलें उगाई गई हों, एक बार से अधिक उसके ऊपर फसलें उगाई हों। मान लेते हैं जैसे कोई अभी एक ज़मीन है, एक खेत है, उसके अंदर हम लोगों ने अभी क्या उगाया था कुछ टाइम पहले, अभी उगाया था उसके ऊपर बाजरा हम लोगों ने, ओके। और अभी बाजरा उगाने के बाद जैसे बाजरा की जो खेती है वो ख़त्म होती है, उसे उसको काटते हैं उसमें से, उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने क्या उगा दिया? तो सरसों उगा दिया या गेहूँ उगा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि साल में उस पर हम लोग ने कितनी बार खेती की? 2 बार। किसमें? ऐसा खेत जिसके ऊपर हम लोगों ने साल में 2 बार खेती की, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? टोटल बोया गया क्षेत्र, मतलब टोटली शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट शोन एरिया। तो जो लैंड यूटिलाइजेशन है, इसको हमने कितने 5 पर्पज में डिवाइड किया कि 5 तरीके की जो ज़मीन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पहले के अंदर रखा हमने फॉरेस्ट, ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर ऐसा खेत या फिर ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर जंगल उगे हुए हैं, मतलब फॉरेस्ट कवर है पूरा, ओके। दूसरे पॉइंट में हमने दूसरे तरीके की लैंड को हमने किस में रखा? एक ऐसी ज़मीन या ऐसा खेत जो नॉन अवेलेबल हो फॉर कल्टीवेशन, एक ऐसा खेत है जिसके ऊपर हम खेती नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते उसके ऊपर? क्योंकि वो ज़मीन या तो बंजर है, मतलब उसमें खेती हो नहीं सकती, या फिर दूसरा रीज़न क्या है कि उसके ऊपर हम लोगों ने रोड बनाने हैं, या बिल्डिंग बनानी है, या फिर किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री लगानी है। ये आ गया सेकंड पॉइंट में। इसको किस नाम से जानते हैं? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ये था सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट में हम उस तरीके के खेतों को रखते हैं, उस ज़मीन को रखते हैं जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हो। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब मेन पॉइंट का नाम है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अंदर कौन कौन से खेत रखे जाएंगे? तो जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है उसके अंदर पहला जो पॉइंट आता है, एक तो परमानेंट पॉस्चर और ग्रेजिंग लैंड, मतलब ऐसी खेत या ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर परमानेंट, मतलब पशुओं के चारे के लिए जगह छोड़ रखी है कि इसके ऊपर खेती नहीं कर सकते, पशु चरेंगे, सिर्फ पशुओं के चरने के लिए ये जगह। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मिसलेनियस लैंड या मिसलेनियस ट्री लगा दी हम लोगों ने। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक ऐसा खेत है जिसके अंदर हम लोगों ने सफ़ेदे के पेड़ लगा दिए, उसको छोड़ दिया 10-12 साल के लिए, या वो जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उनको हम वहाँ से काट लेंगे। तो उस ज़मीन को किस में काउंट करते हैं? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर। और जो तीसरा पॉइंट आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर, मतलब ऐसा खेत जो पिछले 5 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको, उसमें कुछ बोया ही नहीं है किसी ने। क्या? जिसमें ऐसा खेत जिसमें पिछले 5 साल से ज़्यादा समय के अंदर कुछ बोया ही नहीं गया है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब होता है प्रतिभूमि। तो इसमें किस किस प्रकार की ज़मीन आती है? तो एक तो आता है मतलब कि करंट फैलो, इसके अंदर ऐसी ज़मीन आती है, ऐसा खेत को इसमें काउंट करते हैं जो या तो पिछले 1 साल से बोया ही ना गया हो, या फिर पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ उसमें एक बार फसल उगाई गई हो, एक ही बार
खेती की गई हो। ओके, और जो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, मतलब ऐसी ज़मीन को रखते हैं जो पिछले 1 से और 5 साल के बीच में खाली पड़ी हो, मतलब पिछले 1 साल से भी कुछ ना बोया गया हो तो भी इसी कैटेगरी में आएगी, पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से और 5 साल से। और अगर 5 साल से ज़्यादा अगर खाली पड़ी हुई है तो उसको किस पॉइंट में रखेंगे, किस कैटेगरी में, तीसरे पॉइंट में चली जाएगी, वो दैट इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और जो 5वां पॉइंट है उसको क्या, उसमें कौन सा है, नेट शोन एरिया, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसमें वो ज़मीन आती है, वो खेत आते हैं जिसको साल में कम से कम 2 बार बोया गया हो। ओके, कितने बार, कम से कम 2 बार जिस पे खेती गई हो उसको किस में काउंट करते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे ना कि इंडिया के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की ज़मीन उसके अंदर आती है, कौन सी लैंड इसके अंदर काउंट की जाती है। अब हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो हमारी लैंड है उसका यूज करते हैं हम, उसको क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट, सोइल टाइप हो गया, मिट्टी किस प्रकार की है। उसके अलावा जो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका यूज़, जैसे पॉपुलेशन हो गया या पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी हो गई, ओके, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कैसी है। उसके अलावा जो हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन हो गया, उसके ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो हमारा ये लैंड का यूटिलाइजेशन है या फिर लैंड का जो यूज है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोपोग्राफी वगैरह मतलब होगी जो हमारी भू आकृतियाँ। ओके, आप देखो इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर देखो आप, जो अभी हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं कि लैंड है हमारा किस किस पोर्शन, मतलब जो लैंड यूटिलाइजेशन है कैसे कैसे हमने उसको डिवाइड कर रखा है। तो जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है 1960 से 61 का डाटा है पहले ग्राफ के अंदर, और सेकंड के अंदर जो दे रखा है ये है 2014 और 15 का डाटा। तो जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट 18.11, ये देखो इन पे नीचे जो बने हुए हैं ना निशान, ये इसको शो कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट कवर है, या फिर जो सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ बैरन एंड अनकल्टरेबल वेस्टलैंड। थर्ड है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया। फिर 4 दे रखा है परमानेंट पोस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं, यही चीज़ें हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे। तो इनका रेशियो दे रखा है कि इंडिया के अंदर जो टोटल लैंड है उसका कितना % ये कवर करते हैं। छोटी चीज़ें आप देख लेना, मेन 2 बड़े हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कि देखो जो 1960 और 61 के अंदर इंडिया का अगर हम बात करें, जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना था, 18.11%। और वही अगर हम बात करें 2014 और 15 की, तो ये कितना इंक्रीज़ हो गया, 23.3%। ये गवर्नमेंट का डाटा है, देखो नीचे लिखा हुआ है इसके के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का डाटा, ये आपकी बुक के अंदर इमेज मिलेगी, आप देखना वहाँ पे। तो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री का डाटा कह रहा है कि 1960 और 61 के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर था, मतलब जो ऐसा एरिया, इतनी लैंड जो थी, 18.11% जो लैंड थी वो किसके अंडर आती थी, मतलब उसके ऊपर क्या थे, फॉरेस्ट से। और अब वो बढ़कर कितने एरिया पे हो गए हैं, 23.3% पे, मतलब हमारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट है वो बढ़ गए हैं। वैसे देखो किताबों के अंदर जो डाटा लिखा हुआ हमें तो वही पढ़ना है, बट एक्चुअल के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि 1960-61 में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा था। आज की डेट में जंगल देखने को कहाँ मिलते हैं यार, इतने फॉरेस्ट कहाँ हैं। बाकी बुक में जो डाटा दे रखा है हमें तो वही पढ़ना है। उसके अलावा जो लास्ट में दे रखा है दैट इज़ नेट शोन एरिया, जो कितना है 46.26। 1960-61 का डाटा है, वो बता रहा है कि उस टाइम पर हमारे देश के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था, 46.26%। और आज की डेट में कितना है, मतलब आज की डेट का मतलब है जो 2014-15 का कितना है, 45.5%। मतलब जो आज अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर टोटल ऐसी लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर समझ गए ना कौन सी लैंड आती है, कौन सी ज़मीन आती है, कौन से खेत को हम शामिल करते हैं। ऐसे खेत जिनके ऊपर साल में कम से कम 2 बार खेती की जाती है, 2 बार फसलें उगाई जाती है, उसको रखते हैं शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर। इसीलिए मैंने सभी चीज़ें आपको बताई थी। तो वो कितना है 45.5%। उसके अलावा बाकी कुछ और रेशियोज दे रखे हैं, जैसे जो बैरन लैंड है और अनकल्टरेबल लैंड है, वेस्ट लैंड जो थी वो 1960-61 में थी 18.11%, और अब घटकर कितनी रह गई है 5.5%। ओके, उसके अलावा जो और इनके रेशियो दे रखे हैं इनको भी आप देख सकते हो, ग्राफ की हेल्प से ईजिली समझ सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है हमारे इंडिया का टोटल एरिया, कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा लैंड यूज डाटा है, मतलब इसको हम लैंड की तरह यूज करते हैं। और
नाउ अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल ग्राफिकल एरिया। जो हमारा 93 इसका टोटल जो 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो मैंने एरिया बताया इंडिया का, इसका सिर्फ जो 93% है ना, इसका 93% आप निकाल लेना कितना आएगा। सिर्फ 93% जो 93% जो एरिया है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, उसकी ही हमारे पास जानकारी है। उसके अलावा जो रेस्ट बचा हुआ पोर्शन है, मतलब 7% एरिया तो ऐसा है जिसकी हमारे पास जानकारी नहीं है इंडिया के अंदर कि उसको हम किस प्रकार की किस लैंड में यूज़ करते हैं। वो फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे, या फिर एग्रीकल्चर लैंड होती है वहाँ पे, एग्रीकल्चर होती है वहाँ पे, यहाँ पे, या फिर वहाँ पे क्या कुछ किस प्रकार की जैसे ये डाटा दे रखा है ना जो परसेंटेज रेशियो के अंदर, ये सिर्फ उस 93% का ही है का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। 7% के बारे में तो हम लोगों को नॉलेज नहीं है, उसके हमारे पास डाटा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें सिर्फ असम को छोड़ के और जो बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह का जो रीजन है, इसके यहाँ पर जो लैंड है उसका एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है हमारे पास कि कितने % लैंड का यूज़ किस पर्पज़ के लिए हो रहा है। वहाँ की जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कितनी यूज़ हो रही है, बैरन लैंड कितनी है, उसके अलावा फॉरेस्ट कवर कितना है वहाँ पर। तो उसका मतलब आप ये कह सकते हो एग्जैक्ट डाटा नहीं है असम को छोड़ के जो उधर का रीजन है उसका। उसके अलावा जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है जिसके ऊपर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम, या फिर कुछ एरिया जो है चाइना के अंदर है जिस पे चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, तो कुछ हिस्सा हो गया पाकिस्तान के कंट्रोल में, कुछ चाइना के कंट्रोल में। तो जो ये पाकिस्तान और चाइना के पास है इंडिया का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, यहाँ की भी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है कि उस पर हम वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कितना है, क्या कुछ होता है, कौन सी ज़मीन एग्रीकल्चर के पर्पज़ की है, तो उनको भी हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया। तो ये कुल मिला के लगभग 7% लैंड ऐसी है जिसकी हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो आई थिंक समझ गए ना आप लोग कि हमारे पास 93% लैंड का ही डाटा क्यों अवेलेबल है। क्योंकि एक तो जो असम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके डाटा हमारे पास पूरा नहीं है। और दूसरा जो हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया पाकिस्तान के और चाइना के कंट्रोल में है, उस हिस्से की भी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास 93% जो टोटल हमारा लैंड या जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 93% एरिया की हमारे पास जानकारी है, 93% एरिया का ही डाटा अवेलेबल है। अब देखो जो हमारी अभी हमने पढ़ा था कि परमानेंट पोस्चर, ऐसी ज़मीन जो परमानेंट किसके लिए, पशुओं के चरने के लिए छोड़ रखी है, तो वो ज़मीन भी हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है। और हमारे पास जो पशु हैं, जो हमारे पशु मतलब जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जो परमानेंट पोस्चर लैंड है, मतलब जो ऐसी ज़मीन पशुओं के चरने के लिए हम लोगों ने छोड़ रखी थी, वो ज़मीन घटती जा रही है, उसका हम लोगों ने यूज़ किसी दूसरे पर्पज़ के लिए करना स्टार्ट कर दिया। तो अब डाटा शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्चर की लैंड जो घट रही है, क्या उस उतनी लैंड से हम जो कैटल पॉपुलेशन है उसका पेट भर पाएंगे हम लोग। क्योंकि देखो अगर ज़मीन कम हो जाएगी तो वहाँ पे पशुओं के खाने के लिए चारा भी कम होगा। जब पशुओं के खाने के लिए चरने के लिए चारा कम होगा तो जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है क्या उसका पेट भर पाएगा उससे, तो उससे उनका काम चल पाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या फ्यूचर में खड़ी हो सकती है। उसके अलावा जो हमारे पास लैंड है जिसकी जैसे हमने फैलो लैंड पढ़ी थी पॉइंट नंबर 4 के अंदर, ओके, तो फैलो लैंड के अंदर भी हमने फैलो लैंड में कौन कौन सी लैंड कवर थी, ऐसी भूमि जिसके ऊपर या तो पिछले 1 साल से खेती ना की गई हो या फिर 1 साल में सिर्फ एक बार खेती की गई हो। और दूसरी किस प्रकार की थी, जो पिछले 1 से 5 साल के बीच से खाली पड़ी हुई है। ओके, पिछले 1 से 5 साल तक उसमें कभी 1 साल, 2 साल, 3-4 साल, 4 साल और 5 साल में उस पर एग्रीकल्चर ना की गई हो, उसको हम किस में रखते हैं, फैलो लैंड के अंदर। इस पर एग्रीकल्चर क्यों नहीं की जाती है? देखो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर को करना नहीं चाहता उसके ऊपर, या वहाँ पर करने वाले लोग नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो लैंड है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब काफ़ी पुअर क्वालिटी की लैंड है वो। उसके ऊपर एग्रीकल्चर करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब उस पर एक तो फसलें ग्रो नहीं करती, अगर ग्रो करती है तो उनके लिए काफ़ी फर्टिलाइज़र वगैरह डालने पड़ते हैं, और उससे जो उसमें एग्रीकल्चर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। इसलिए उस पर या तो 1 साल में एक बार खेती की जाती है, और किसी लैंड की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है तो उसके ऊपर 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार खेती की जाती है। तो अगर हम इस लैंड को टोटल बोए गए क्षेत्र, देखो इस पर ऐसा मान सकते हैं कि भाई इस पर खेती तो कर रहे हैं हम, चाहे 1 साल में करें या फिर 2 साल में करें, एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं। तो वही अगर हम इसको भी जो टोटल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना हमारा नेट शोन एरिया, उसके अंदर अगर जोड़ देते हैं ना टोटल फैलो लैंड को भी, तब भी 54% लैंड ही हमारे पास ऐसी हो पाती है जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जिस पर हम खेती करते हैं, एज ए कल्टीवेटेड यूज़ करते हैं। वैसे तो टोटल जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो तो हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर इमेज में 45.5, बट जो ये करंट फैलो लैंड है
इन दोनों को भी अगर हम प्लस कर देते हैं तो भी टोटल 54% ही हो पाता है हमारे यहाँ पर। अब देखो जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया था कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम सारी ज़मीन उसके ऊपर जोड़ देते हैं, जिसपे हम साल में खेती करें, 6 महीने में एक बार खेती करें, 2 साल में एक बार खेती करें, तब भी वो 54% ही हो पाती है। और हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब देख लो आप किस प्रकार से काम चल सकता है। इसलिए बोलते हैं लैंड है वो हमारे पास लिमिटेड है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, वरना फ्यूचर में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ये लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इससे भी अगर ये भी सही कंडीशन में उन लोगों के लिए नहीं छोड़ के जाएंगे तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। अभी आगे देखेंगे ना फ्यूचर, अभी जो आप लैंड के बारे में पढ़ोगे तो लैंड्स में क्या क्या कहाँ का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, उसके अलावा कंजर्वेशन कैसे करना है उनका में, तो इसके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी बुक्स के अंदर इसलिए बताया जाता है कि जो हमारी लैंड है उसको हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे लैंड हो चाहे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो या किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज हो, उनको हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब देखो जो हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जो नेट शोन एरिया है ना, वो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हर स्टेट के अंदर इक्वल है। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो हमारे इंडिया मान लो 28 स्टेट है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर खेती की जाती है पूरा साल। ये मान लो पूरे साल खेती की जाने वाली ज़मीन भी इंडिया के अंदर सभी स्टेट के अंदर अलग अलग है। मतलब जो हमारा हरियाणा और पंजाब का एरिया है ना, यहाँ की जो ज़मीन है, हमारे यहाँ की ज़मीन है, मैं हरियाणा में हूँ उस टाइम और हरियाणा में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ की जो ये ज़मीन है, यहाँ पर लगभग आप ये मान लो 80% ऐसी ज़मीन है जो पूरे साल जिस पर खेती की जाती है। बट अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम का जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ की जो ज़मीन है सिर्फ टोटल, वहाँ की जो टोटल लैंड है उसमें सिर्फ 10% ही ज़मीन ऐसी है जिसके ऊपर पूरे साल खेती की जाती है, मतलब जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंदर आती है। और जो नेट शोन एरिया जो मैंने पढ़ा था ना, मैं बताया था कि नेट शोन एरिया में कौन सी ज़मीन आती है, ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर साल में एक या एक से ज़्यादा बार कम से कम 2 बार खेती की जाती है, 2 फसलें उगाई जाती है साल में। तो ऐसी ज़मीन को किस में रखते हैं हम, नेट शोन एरिया के अंदर। और जो हमारा अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जो इधर का रीजन है, यहाँ सिर्फ ऐसी ज़मीन 10% ही है। हरियाणा पंजाब के अंदर ऐसी ज़मीन लगभग कितनी है, 80% ज़मीन ऐसी है जिसके ऊपर साल में लगभग हम खेती करते हैं, पूरे साल उसको यूज़ किया जाता है खेती पर्पज़ से। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, तो फिलहाल हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, 2014-15 में कितना था, 23.3%। तो हमारे इंडिया के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कब, 1952 के अंदर। तो उस 1952 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के अंदर कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, 33% लगभग जो हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसके 33% एरिया के ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए। किस लिए, ताकि जो फॉरेस्ट कवर है किस लिए, हमारे जो अर्थ का जो हमारे इकोसिस्टम है उसको बेटर मैनेज कर सके, उसके लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। बट 2014-15 के अंदर ओनली 23.3% ही फॉरेस्ट कवर है हमारे यहाँ पर। तो आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो किस प्रकार से मेंटेन रहेगा। तो इकोलॉजिकल मेंटेनेंस को बैलेंस रखने के लिए फॉरेस्ट कवर काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लाई गई थी, उसके तहत फिक्स किया गया था कि जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसके 33% भाग पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। क्यों, जो हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। देखो जो फॉरेस्ट कवर होते हैं ना, वो इकोलॉजिकल सिस्टम को तो बैलेंस करते ही हैं, साथ में जो उसके आस पड़ोस में जो लाखों लोग रहते हैं ना, उनकी आजीविका भी उस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी दिनचर्या, मतलब उनका जो खान पान होता है, उनकी जो ज़िंदगी है वो उसी फॉरेस्ट, मतलब उन फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके, अब इसके अलावा और अगर हम बात करें लैंड के बारे में, तो लैंड यूज़ के बारे में, कुछ तो लैंड हमारे पास कैसे होती है, बंजर होती है, मतलब वेस्ट लैंड होती है। उसके अलावा कुछ को हम नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर भी पर्पज़ से यूज़ करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ से मतलब वो लैंड होगी जो, जैसे एक तो वेस्ट लैंड के अंदर तो वो लैंड आ जाती है जैसे रोकी हो गई, जो मतलब जिसके पहाड़ हो गए, डेजर्ट वगैरह हो गई, जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब करना वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, अभी मान लो। उसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हम लैंड को कहाँ यूज़ करते हैं, अभी बताया था मैंने, सेटलमेंट के लिए, रोडवेज, रेलवेज के लिए, इंडस्ट्री अगर आप लोगों ने बनानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। ओके, तो देखो अब जो लैंड है उसका हम कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, मतलब हम उसका यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि उसके यूज़ की हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है और हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं कर रखा है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए हमने उसको
टू कंजर्व और मैनेज करने के लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए हम लोगों ने कि हमारी जो लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसको एक अच्छे तरीके से हम यूज कर सकें। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी जो लैंड है उसके डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और तो इस जो प्रॉब्लम है इट हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी। इसके जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है हमारे सोसाइटी समाज के ऊपर। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। देखो ऐसा नहीं जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो सिर्फ बुक में पढ़ा आप लोगों ने, आपने एग्जाम में क्वेश्चन देने काम ख़त्म। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर एज ए स्टूडेंट आपने पढ़ा अच्छी बात है, बट आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडिया के सिटीजन के तौर पे अगर आप देखो तो इनको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करना चाहिए इन सब चीज़ों को। चलो जो चीज़ आपके लायक पॉसिबल हो सके जैसे जो हम पढ़ते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में, तो जब वाटर वगैरह को मैनेज करना होता है आप वेस्ट मत करो वाटर को। जब आपको पढ़ाया जाता है कि वाटर वगैरह को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें आपको लगता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको करना चाहिए। ओके, अगर आपको पढ़ाया जाता है कि आपको वाटर वेस्ट नहीं करना है, वाटर के बेनिफिट आपको बताए, देखो जो इंसान वेस्ट कर रहा है हम ये मान के चलते हैं उसको पता नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है और कितना बेनिफिट है इसका हमारे लिए। बट जिस इंसान ने पढ़ा है उसके बारे में, उसके आप लोगों ने बुक पढ़ी है, उसके अंदर इतनी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है। ये सब बुक्स ऐसा थोड़ी ना आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई जाती हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सको, इन सब चीज़ों का आप यूज कर सको, इन रिसोर्सेज का आप खुद अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से इस्तेमाल कर सको। भाई जो रिसोर्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है वो तो ठीक है, बट जिस चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको तो हमें करना चाहिए ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। कुछ अच्छा सीखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।